हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों का स्टडी स्मार्ट वे में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए आज सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इसमें आपके हर सब्जेक्ट से संबंधित थोड़े थोड़े प्रश्न हो जाएंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान, हर किसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका फुल फॉर्म है जो वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें कुल 8 देश शामिल हैं और सार्क की स्थापना हुई है दिसंबर 1985 में। इसकी स्थापना हुई है और इसमें कुल 8 देश सम्मिलित हैं जो आपके सामने दिए गए हैं: भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश। इन सभी को नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ देते हैं कि सार्क के संगठन में इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको कोई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें कोई भी 3 इसमें से उसमें दे दिए जाएंगे। एक जो अलग होगा वही नहीं होगा। तो इसलिए इन 8 देशों को ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। अब आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, इसमें जो अफगानिस्तान देश है वो बाद में इसका सदस्य हुआ है। बाकी के 7 देश ये सभी पहले से सदस्य थे, बस अफगानिस्तान इसका सदस्य बाद में बना है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सार्क में टोटल 8 देश हैं जिसमें कि अफगानिस्तान बाद में सदस्य बना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू, नेपाल में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो वो थे कुंवर सिंह। ये याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किया था। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति थी वो 1952 में लागू की गई थी। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो संरक्षण और उत्पादन के बीच में संतुलन बनाना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था वो किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जा रहा है। तो वो अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ पर आपके आंसर में कुछ गलती है, इसको आपको सही करके PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 21A में बताया गया है। 86वें संशोधन के द्वारा 21A में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार बना दिया गया और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो संविधान का जो 73वां संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह से भी प्रश्न घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का किसमें बात चलाई गई है, पंचायती राज व्यवस्था की किसमें बात चलाई गई है? तो वो संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का विधि अधिकारी। तो भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, इसको याद रखिएगा।
पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा। और संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, तो वो अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवाद से संबंधित है, इसको याद रखिए। इसको भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आधार योजना की शुरुआत कब की गई? आधार योजना की शुरुआत कब की गई, ऐसा पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत की गई है दिसंबर 2010 में। तो ये आधार योजना की शुरुआत दिसंबर 2010 में की गई है। आधार योजना से मतलब है आधार कार्ड का जो बनना शुरू हुआ था वो दिसंबर 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ये आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। उनसे संबंधित कुछ बातें और भी बताई गई थी भारतीय संविधान से संबंधित। तो जिस लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो उसको देख लीजिएगा। तब तक इस पे देखते हैं भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। एक बार आपको फिर बता देते हैं। और 12 अनुसूचियां हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। जिस किसी ने अभी तक नोट नहीं किया हो वो नोट कर ले। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानपुर में 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो नाना साहब थे। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और वंदे मातरम क्या है? तो यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपसे पूछ दिया जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में गाया गया था। वाराणसी के जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पर पहली बार ये 1905 में गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूट डालो और राज करो नीति किसने की थी? अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो यह नीति किसकी थी? तो यह नीति फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल, यह नीति किसकी थी? यह लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। और यह क्यों अपनाई थी? करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस नीति का सहारा लिया था। और यह इन्होंने कब अपनाई थी? तो वो 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने भारत के जो राजा थे उनको आपस में लड़वाकर उनकी जो संपत्ति थी वो उन पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसको फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया, डिवाइड एंड रूल। यह लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवाबों का शहर कौन सा है? नवाबों का शहर, नवाबों के शहर के नाम से जो फेमस शहर है वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब समाप्त हुआ? तो लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध समाप्त हुआ था 17 जून 1858 को। 17 जून 1858 में ब्रिटिश सैनिक ग्वालियर के पास पहुंच गए थे। वहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। ये एक वीरांगना थी और इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजी साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई थी।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो वो गुरु तेग बहादुर जी। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हैं वह कौन थे? तो वो गुरु नानक देव जी थे। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु या फिर सिख धर्म के प्रवर्तक का नाम बताइए, तो वो गुरु नानक देव। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवास, आप लोगों ने नाम सुना होगा। देवास क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 15, देवास किस लिए प्रसिद्ध है? देवास शहर जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है और यह इंदौर के पास स्थित है। देवास मध्य प्रदेश में है और इंदौर के पास स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर नोटों की छपाई होती है। देवास में नोटों की छपाई की जाती है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। देवास के अलावा और कहाँ पर नोटों की छपाई होती है तो आपको वह भी बता देते हैं कि जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही नोट छापे जाते हैं और वो पूरे भारत में सिर्फ 4 हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली देवास है, दूसरी नासिक हो जाएगी, नासिक में ही नोटों की छपाई होती है। और मैसूर में भी होती है। और पश्चिम बंगाल के सालबनी में, यहाँ पर भी नोटों की छपाई होती है। तो यह 4 जगह नोटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको मानते हैं? तो वो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उस समय 1857 के विद्रोह का जो उस समय का कारण था वो क्या था? तो वो एनफील्ड राइफलों का प्रयोग था। एनफील्ड राइफलों का प्रयोग उस समय का विद्रोह का तात्कालिक कारण था। और यह एनफील्ड राइफलों का जो कारतूस था उस वजह से 1857 का विद्रोह ने आग पकड़ ली थी। तो ऐसा क्या था उसकी कारतूसों में, वो आपको बता देते हैं। इसके जो कारतूस थे उनको दांत से काटकर खोलना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता था कि उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो ऐसी राइफलों का सेना के सामने पेश किया जाना था, जिसमें कि जो हिंदू मुस्लिम उस समय सैनिक थे, तो इसमें गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर मुस्लिमों के लिए अछूत। इसलिए दोनों लोग ही इसका विरोध करने लगे और यही उस समय के विद्रोह का प्रमुख कारण था। आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो कमेंट में बता सकता है, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और यह कब की है? तो यह 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, 1 मई 1897 को। और यह रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। यही संस्थापक थे और इन्होंने 1920 में इसकी स्थापना की थी। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यह ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। यह नोट कर लीजिएगा, ब्रिटिश राज के समय में बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा था? तो वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान में
22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये आपका नोट कर लीजिएगा, संविधान में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। अगला प्रश्न, ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओपेक का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो था उसकी जड़ें कहाँ थी, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत के खिलाफत आंदोलन की जड़ें तुर्की में थी। इसकी शुरुआत तुर्की में हुई थी और यह कब हुई थी? तो 1919 से खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था और यह ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध था। यह आंदोलन ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीति के विरुद्ध था और यह क्यों विरुद्ध था? तो वह तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, इसलिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? अभी आपको कानपुर का बता दिया गया था, अब लखनऊ का पूछा गया है, लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 का जो लखनऊ का विद्रोह था उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन से अधिनियम में वर्णित है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो यह संविधान के 86वें संशोधन में 86वां जो संशोधन हुआ था उसमें 21A जोड़ा गया था। 21A जोड़ा गया था, उसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वर्णित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी बताई गई है? तो संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 51A के तहत, अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य की संख्या 11 बताई गई हैं। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत, यह पामीर का पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो पामीर का पठार है और इसको संसार की छत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। 1829 में बंगाल सती विधिनियम के तहत इसको अवैध बता दिया गया था, यानी कि इसको मना कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था और इसको उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने ही समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव यवलकर है और इनको महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है। इनका उपनाम जो है वो महाराष्ट्र का बाघ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कर्नल
ओलकॉट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया था कर्नल ओलकॉट की मृत्यु के बाद। तो इनको 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया था कर्नल की मृत्यु के बाद, श्रीमती एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत की 3 सेनाएं, थल सेना, जल सेना और नभसेना, इन तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है। तो यहाँ पर भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? तो ये आपका राष्ट्रपति सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जहाँ पर कोई उसका लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको प्री हिस्टोरिक टाइम भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास वह होता है जहाँ पर लिखित विवरण प्राप्त होता है। मानव विकास का वह काल जहाँ लिखित विवरण उपलब्ध हो उसको इतिहास यानी कि हिस्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पुरापाषाण काल की 2 विशेषताएं जो हैं, उस समय जीविका का आधार शिकार था, यानी उस समय जो लोग रहते थे वो शिकार के द्वारा ही अपनी जीवन का आधार था। उनके जीवन का जो आधार था वो शिकार था। शिकार के द्वारा ही वो भोजन करते थे और उसी के द्वारा वो अपनी जीविका भी चलाते थे। और दूसरा जो है वो आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था। पुरापाषाण काल के लोगों ने ही आग का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पाषाण काल की विशेषता। नवपाषाण काल की जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ है, कृषि का आविष्कार हुआ है, यानी इसी काल में लोगों ने खेती करना आरंभ किया है। स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई है, यानी कि जो पहले के लोग थे वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे और नवपाषाण काल के लोगों ने एक जगह रहना सीख लिया था और इन्होंने कुत्तों को पालतू बनाया था। जानवरों के रूप में कुत्तों को पालतू बनाया था इन्होंने। तो ये नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, सर्वप्रथम मनुष्य किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग में लाया? तो वो तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वह कौन सी थी? तो वो तांबा धातु थी। तो तांबा धातु जो है वो मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु बनी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य द्वारा निर्मित पहला औजार कौन सा था? तो सबसे पहले जो औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी थी। सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हाड़ी का ही आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो तुगलक वंश का जो पहला शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक, और जो अंतिम शासक, कभी कभी एग्जाम में अंतिम शासक भी पूछ लिया जाता है, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो नासिर मोहम्मद शाह, यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह इनको कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तुगलक वंश का पहला शासक कौन था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक तो वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ उसका क्या नाम था? तुगलक काल में जो पहला हिंदू राज्य बना उसका नाम था विजयनगर। विजयनगर तुगलक काल में बना पहला हिंदू राज्य था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। और इसको और भी किस नाम से जानते हैं, तो वो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी सूर्य मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये लिख लीजिएगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण उड़ीसा के राजा जो थे उस समय नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो हूणों ने प्रथम बार 458 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय सम्राट थे कुमार वंश। इनको कुमार गुप्त भी कहा जाता है। कुमार गुप्त जो थे उस समय के सम्राट थे और उन्हीं के शासनकाल में हूणों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंदेलों की राजधानी। चंदेलों की राजधानी का नाम बताइए। तो चंदेल वंशों की राजधानी थी खजुराहो। उनकी राजधानी का नाम खजुराहो था, जिसका नाम बाद में बदलकर महोबा कर दिया गया। तो याद रखिएगा, चंदेलों की जो राजधानी थी उसका नाम खजुराहो था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था हमारा भारतवर्ष। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में बहुत सारी धन संपदा मौजूद थी और यही धन संपदा भारत में विदेशी आक्रमण का कारण बनी थी। तो आप लोग समझ गए होंगे सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था, तो वो सोने की चिड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली का सिंहासन संभाला था और इन्हीं ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, लाख वक्स की उपाधि किसे दी गई? लाख वक्स के नाम से कौन जाना गया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख वक्स की उपाधि दी गई। तो लाख वक्स का अर्थ होता है लाखों के दाता, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बड़े पैमाने पर दान देने के कारण प्रसिद्ध था, इसलिए इसको लाख वक्स कहा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची में। कांची में पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय में मानी जाती है? भारत में जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी वो किसके समय में हुई थी? तो वो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये मोहम्मद बिन कासिम, ये याद रखिएगा, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम के समय में मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना यह की बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। इन्होंने दिल्ली में पहली बार सुल्तान बना था बहलोल खान लोधी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जिसने पूर्ण कराया उसका नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? राजतरंगिणी के रचनाकार थे कल्हड़। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया बेगम।
सल्तनत कालीन पहली महिला शासक जो थी वो रजिया बेगम थी। रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान के नाम से भी इनको जाना जाता था। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में आ जाती थी। बेहद निर्भीक शासिका थी रजिया बेगम। इन्होंने 1236 से 1246 तक राज किया। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान के नाम से इनको जाना जाता था। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपके यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको पहले नंबर पे ही अपना वीडियो मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।